चैप्टर नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे फ्रॉम मीडियन रॉबिन्स। चैप्टर का नाम है द सेल एज अ यूनिट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। माय नेम इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ lectures. Now, as you see, the name indicates this is the chapter which talks about the very basics of life, the cell as a unit of health and disease. पैथोलॉजी में ऑब्वियसली ये पैथोलॉजी की बुक है, सो पैथोलॉजी में वी टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स, द पैथोजेनेसिस, कैसे कोई एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है। और ये डिटेल्स समझने के लिए ऑब्वियसली आपको अब ये समझना ज़रूरी है कि सेलुलर लेवल पर हर डिजीज़ में एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। सो फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिजीज़ पिकअप कर लें, फॉर एग्जांपल हंटिंगटन डिजीज़, इट्स अ डिजीज़ जिसके अंदर वी नाउ नो दैट देयर इज़ अ CIG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एट द मोलेकुलर लेवल, जिसकी वजह से डीजनरेशन होती है इन दी न्यूरॉन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया। सो पॉइंट मेरा ये है कि गॉन आर द डेज जब हमें किसी डिजीज़ के बारे में सिर्फ मोटा मोटा पता होता था, यानी मलेरिया के बारे में हमें सिर्फ इतना पता था कि यार मच्छर के काटने से मलेरिया हो रहा है, ऐसी जगहों पे जहाँ मार्शी प्लेसेस हैं वहाँ मलेरिया हो रहा है। सो गॉन आर दोज डेज, नाउ वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग एट द मोलेकुलर लेवल। मोलिकुलर लेवल पर सेल के साथ सेल में व्हाट्स हैपनिंग इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो देयरफॉर अब इस पर्टिकुलर एक चैप्टर पर, बल्कि एक पूरी फील्ड बन गई है यार, अब ये एक चैप्टर रहा भी नहीं है। सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इज नाउ अ कंप्लीट फील्ड। इसमें BS होता है, मास्टर्स होता है, स्पेशलाइजेशंस होती हैं। सो दैट्स अ बिग बिग बॉल गेम। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी अनजस्ट टू cover everything in one chapter. But anyways, in this chapter we will talk about कि how the cell behaves in terms of disease and health conditions, and cell में क्या wrong होगा तो pathology होगी, all those sort of discussion are part of this video. As you can see, it's a very very big chapter, starting from page number 1 and ending up till page number 28. So at least more than around 30 page long chapter. So I'm not going to cover the whole chapter in one video. Today we are going to focus on the first heading, which is the genome. इसकी organization पे बात करेंगे, and then I'll make a separate video on probably each and every section separately. So next video में cell housekeeping मैकेनिज्म्स की बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, देन मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर्स, ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एंड परहैप्स हाउ द पॉपुलेशन ऑफ सेल्स आर मेंटेन्ड, व्हिच मीन्स द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड proliferation. So today's topic is going to be the organization of the genome in your beautiful cell. Now pathology literally translates to study of the suffering. ग्रीक वर्ड में ऐसे ही था, पैथोस मीन सफरिंग, यानी कोई अगर बीमार है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, सफरिंग, एंड लोगोस इज द वर्ड फॉर स्टडी. सो स्टडी ऑफ सफरिंग इज नोन एज पैथोलॉजी, एंड एज अप्लाइज टू मॉडर्न मेडिसिन इट इज द स्टडी ऑफ द डिजीजेस, बिकॉज इन सफरिंग you have the disease, that's why you're suffering. Now Virchow was certainly correct in asserting that diseases originate at the cellular level, but now we realize that cellular disturbances arise from alterations in the molecules which are either encoded by the genes or are in the form of proteins or some other molecules in the cell, which actually influence the survival as well as the behavioral components of the cell. Therefore, the foundation of modern pathology is understanding the cellular and molecular abnormalities that give rise to the disease. Very important statement. Molecular medicine जो आज का era है, we are living in 2023 and today's time is all about talking कि हर बंदा किस तरह बिहेव कर रहा है डिजीज डेवलपमेंट में भी और फिर ट्रीटमेंट में भी. सो वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जांपल सिंपल एक पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो मुझ पे अलग तरीके से काम करेगी, हो सकता है आप पे अलग तरीके से काम करे. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हमारा जीनोमिक प्रोफाइल क्या है. ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कॉन्सेप्ट. तो इसीलिए बड़ा जरूरी है कि सेलुलर लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमें पता हो. इट इज हेल्पफुल टू कंसीडर दीज एब्नॉर्मैलिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉर्मल सेलुलर स्ट्रक्चर so that you can interpret कि अगर नॉर्मल से डिविएट करेगा तो एब्नॉर्मैलिटी क्या होगी, पैथोलॉजी क्या होगी. एंड लुक एट दिस पैराग्राफ. आई लाइक दिस बिगिनिंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. इट इज अनरियलिस्टिक to condense the vast and fascinating field of cellular biology into a single chapter. So एक chapter इन्होंने यहाँ लिख तो दिया है, but यार themselves saying कि यार ये unfair है. I mean it's a broad field. ये मुनासिब नहीं है इतनी बड़ी फील्ड को एक छोटे से चैप्टर में कंडेंस करना. मैंने कहा ना इस पे पूरे मास्टर्स हो रहे हैं, PhDs हो रहे हैं. ओके, now consequently, rather than attempting a comprehensive review, the goal of this chapter here is to survey the basic principles and highlight the recent advances जो relevant हैं molecular basis of disease को समझने के लिए. Okay, so first heading जो मैंने आपसे कहा भी, ये पूरा इस chapter का outline है. The first heading we are going to cover today is the genome.
Now, the sequencing of the human genome at the beginning of the 21st century represented a big landmark achievement for the biomedical science. You know, the human genome has been sequenced. Now we exactly know कि हमारा sequence क्या है. Genomic sequence means the C, A, G, इस तरह हमें अब अपना पूरा न्यूक्लियोटाइड पता है. Now, since then, the rapidly dropping cost of the sequencing and computational capacity to analyze vast amount of data promise to revolutionize our understanding of the health and disease. Now, sequencing जाहिर है कोई भी चीज़ जब नई नई आती है ना मार्केट में तो स्टार्ट में बहुत महंगी होती है. ये बिल्कुल और चीज़ों की तरह है. जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स. आई रिमेंबर द टाइम जब जब मोबाइल फ़ोन आए थे, मतलब हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन एशियन कंट्रीज, से फॉर एग्जांपल आई वुड से 20-25 years ago तो बहुत महंगे मिलते थे. दे वर वेरी एक्सपेंसिव. आई रिमेंबर परचेजिंग द सिम कार्ड्स फॉर बिग कॉस्ट ऑफ मनी. नाउ दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. नॉट द फोन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, द सिम कार्ड्स एंड कनेक्शंस. नाउ दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, बट फोन्स के प्राइसेस भी कंपैरेटिवली बहुत ही नीचे चले गए हैं. सो इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू गेट, सिंपल सा सादा सा फोन होता था, इतना महंगा, और स्मार्टफोन्स थे नहीं उस वक्त. तो पॉइंट ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है उसकी कॉस्ट कम होती है. बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंसिंग है. तो सीक्वेंसिंग जब पहली दफ़ा की गई थी तो इट इनकर्ड अ बिग कॉस्ट, बट अब वक्त के साथ इट इज़ गेटिंग चीपर एंड चीपर. तो मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे और आपके क्लिनिक्स में बेंच टॉप पर एक सीक्वेंसर रखा हुआ होगा. पेशेंट आएगा, हम उसका ब्लड लेंगे, इसके अंदर डालेंगे और ये पूरे पेशेंट का जीनोम हमें बता देगा. विल बी अ चीप टेस्ट. जैसे आज पेशेंट आता है हम उसका सीबीसी कर लेते हैं यार फौरन. अक्सर लोगों ने क्लिनिक में सेटअप किया होता है ना, सीबीसी कर लिया, फास्टिंग ब्लड शुगर कर लिया, इजी टू डू. बिल्कुल ऐसे ही एक दिन सीक्वेंसिंग हो जाएगी. एट द सेम टाइम इमर्जिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिवील्ड अ breathtaking level of complexity far beyond the linear sequencing of the genome. The potential for these new powerful tools to expand our understanding of pathogenesis and drive therapeutic innovation excites and inspires scientists and lay public alike. So point यहाँ पर again ये है कि जीनोमिक्स की पर्टिकुलर अगर बात कर रहे हैं सीक्वेंसिंग की, सीक्वेंसिंग इज़ एन इमर्जिंग फील्ड, जीनोमिक्स इज़ एन इमर्जिंग फील्ड. टू बी ऑनेस्ट हमारे मेडिकल करिकुलम में अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता. तो जो डॉक्टर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मेडिकल कॉलेजेस से, उसकी बहुत ज़्यादा कमांड या ग्रिप नहीं होती सीक्वेंसिंग के सब्जेक्ट पे. बट लेट मी टेल यू, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू लर्न दीज टेक्नोलॉजीज, ओके, अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, आप पीछे रह जाएंगे. अब मुझे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं वो डिस्कस करनी है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ऑब्वियसली हम जीनोम की बात कर रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल, और सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके. अब नॉन कोडिंग डीएनए. द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अबाउट 3.2 billion DNA base pairs actually, yet within the genome there are only about 20,000 protein coding genes. So we have a big genome. उसमें से बहुत सारा जीनोम is at the moment not known to code for proteins. So protein coding region जो है वो बहुत ही थोड़ा सा है, या यूं कह लो कि इस वक्त हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बस इतनी ही जीन्स हैं, 20,000 जीन्स विच आर प्रोटीन कोडिंग. हो सकता है और भी अभी हमें पता ना हो. विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इस सब्जेक्ट की. सो discoveries are made like this. So at the moment we have the understanding only 20,000 genes are there out of a big genome. Okay, so this comprise about 1.5% only of the whole genome. यानी जितना जीनोम आपके पास है उसमें से प्रोटीन बनाने वाला जीनोम कितना है? Only 1.5%. 20,000 genes सिर्फ. Okay, now the protein encoded by these genes are fundamental constituents of the cell, functioning as enzymes and structural element and signaling molecule. तो ये जो 1% है ना जो डीएनए से प्रोटीन बना रहा है, आपको ये सेंट्रल डॉगमा पता होना चाहिए कि वी ऑलवेज हैव डीएनए ट्रांसक्राइबिंग टू आरएनए ट्रांसलेटिंग टू प्रोटीन्स. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी. और ये जो प्रोटीन्स बनती हैं ये आपकी बॉडी में फंडामेंटल है. दे आर देयर टू परफॉर्म एंजाइमेटिक फंक्शन, टू गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू योर बॉडी एज वेल एज बिहेव एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. सो सारा गेम प्रोटीन्स का है बेसिकली. ऑल्दो 20,000 underestimates the actual number of the protein encoded, it is nevertheless startling that worms composed of fewer than 1,000 cells, छोटे से होते हैं ना worms, tapeworms वगैरह इस तरह की जो worms हैं, and they have the genome 30-fold smaller as compared to us obviously, are also assembled from roughly 20,000 protein. तो ये प्रोटीन का नंबर हम में भी यही है, इनमें भी वही है. एक इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग also is composed of 20,000 protein coding genes, और एक छोटा सा worms में भी यही सेटअप है. Perhaps even more unsettling is that many of these proteins are recognizable homologs of molecule expressed in humans. So एक worm
काफ़ी सारी वो प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है जो ह्यूमंस में भी एक्सप्रेस हो रही हैं। वाह जी वाह, बल्ले बल्ले। तो हमारे में वॉर्म्स में ज़्यादा फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ द जीन्स। The answer is not completely known, but evidence supports the assertion that the difference lie in the 98.5% region. तो हमारा जो DNA का non-coding region है, that perhaps is very important in maintaining the difference between the species. The function of such long stretches of DNA was mysterious for a long time. However, it is now clear that more than 85% of the human genome is ultimately transcribed, with almost 80% being devoted to the regulation of gene expression. Now that is the beauty. Very very important statement, और ये मुझे आपको बहुत डिटेल में समझाना इसलिए है बिकॉज इसकी implications important है। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, अगर इसमें ये पूरा हमारा क्रोमोसोम है, डीएनए है, इसका 85% जो है वो प्रोटीन नहीं बना रहा, लेकिन ये कंट्रोल कर रहा है बाकी छोटे से पोर्शन को जो कि 1.5% प्रोटीन कोडिंग रीजन है। सो इट इज इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसको पहले एक जमाने में ना जो नॉन कोडिंग रीजन होता था, नॉन कोडिंग रीजन मतलब वो रीजन जिससे प्रोटीन नहीं बन रहा, यानी जो 98.5% हम कह रहे हैं ना कि डीएनए का वो पार्ट है जो प्रोटीन नहीं बनाता, 1.5% वो पार्ट है जो प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये 98.5% में से रफली अराउंड 80% इस 1.5 को कंट्रोल करता है। सो पहले इस नॉन कोडिंग, इसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन, इसको कहते हैं कोडिंग रीजन। तो पहले ये अज्यूम किया जाता था कि जो नॉन कोडिंग रीजन है इट इज, लेट्स कॉल इट जंक डीएनए। जंक मतलब ये ऐसे खामखा में हमारी बॉडी में है, लेकिन यार आपकी बॉडी में खामखा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज देयर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। सो इट्स not basically junk region. It is now believed that it is very important for architectural planning of your cellular processes. The major class of the functional non-protein coding DNA sequence found in the human include promoter and enhancer. So these are the regions which actually start the process of transcription. Binding sites for protein. Non-coding regulatory RNAs, they are very important. Of the 80% of the genome dedicated to regulatory function, ये सारे का सारा non-coding है. The vast majority is transcribed into RNA, microRNA, long non-coding RNAs. They are never translated into protein, but they can regulate gene expression. So now the understanding is this: कि if we have the chromosome में ये DNA मौजूद है, इस DNA में मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन वो ट्रांसक्राइब होता है, छोटे मोटे आरएनए बनाता है जो कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सो दे नाउ हैव अ कंट्रोल फंक्शन। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। वी डोंट कॉल द नॉन कोडिंग रीजन द जंक डीएनए एनी मोर। अब हम इनके लिए वर्ड जंक डीएनए यूज नहीं करते। वी नाउ से कि दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द रिमेनिंग 1.5% ऑफ द डीएनए। नाउ मोबाइल जेनेरिक एलिमेंट्स which are also called transposons, they are jumping genes which again control the transcription. They hop from one point to the other. पढ़ेंगे इसके बारे में। Special structural regions of DNA including telomeres and centromeres, they are also important for aging processes, okay, and cell death. Importantly, many genetic variations which are called polymorphisms associated with disease are located in the non-protein coding region of the genome. यानी एक बंदा ये है, दूसरा बंदा ये है, इसमें एक जेनेटिक सीक्वेंस डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है, तो सेम जेनेटिक लोगस में अगर सीक्वेंस डिफरेंट है तो इसे हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म अब देखा गया है कि जो डिजीजेस से एसोसिएटेड है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर अदर डिसऑर्डर्स, एथेरोस्क्लेरोसिस, वो पॉलीमॉर्फिज्म्स या वो जेनेटिक वेरिएंसेस एक्चुअली नॉन कोडिंग रीजन में ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द कोडिंग रीजन। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो हेडिंग हमने स्टार्ट करी नॉन कोडिंग डीएनए की, सुनने में ही लगता था ये नॉन कोडिंग है यार, इससे तो प्रोटीन बनती नहीं है, ये तो बेसिकली सारे का सारा जंक है। लेकिन अब आपको पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल द सिस्टम ऑफ योर जीन एक्सप्रेशन। Another surprise that emerged from the genome sequences is that any two human are typically more than 99.5% similar. So ये मैं हूँ, ये शाहरुख खान है, ये अमरीश पुरी है, ये पारिश रावल है, हमारा जीनोमिक सिस्टम जो है वो more than 99% सेम है यार। So we are identical, na? Thus, individual variation, including the differential susceptibility to disease and environmental exposure, is encoded by less than 0.5% of our DNA. So similarities are too much, differences बहुत कम हैं, but वो काफ़ी हैं हमारे अंदर differences produce करने के लिए। The two most common forms of DNA variation in the human genome are known as SNPs, इसका full form है Single Nucleotide Polymorphism, SNP, and CNV, the copy number variant. Now, SNPs are variants at a single nucleotide position
and are almost always biallelic. Only two choices exist at a given site within the population, such as A होगा या T होगा, C होगा या G होगा. That is called biallelic. More than 6 million human SNPs have been identified, with many showing wide variation in frequency in different populations. The following features are worth noting. Single nucleotide polymorphism का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ डीएनए पे कोई एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड है. ओके, सो दे आर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोजीशंस एंड दे आर ऑलवेज लाइक सी की जगह जी है, टी की जगह ए है, यानी सारे लोगों में ए है एक पर्टिकुलर लोकस पर, इस बंदे में टी है तो हम कहेंगे इस बंदे में SNP है. ओके, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है. SNP अकर अक्रॉस द जीनोम विद इन एक्सॉन, इंट्रॉन, इंटरजेनिक यानी कोडिंग, नॉन कोडिंग, हर तरह के रीजन में SNPs हो सकते हैं. रफली 1% ऑफ द SNPs अकर इन द कोडिंग रीजन. बाकी सारे जो हैं दे आर इन द नॉन कोडिंग रीजन. SNPs located in the non-coding region can occur in regulatory elements of the genome such as promoter and binders, enhancers and all those sort of things. SNP can also be neutral, जिसका मतलब ये है कि अगर मेरे एक पर्टिकुलर DNA लोकस पर ये न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए था, लेकिन अब मुझ में पॉलीमॉर्फिज्म हुई, SNP हो गया और मेरे पास अब ये है. हो सकता है कि इसकी वजह से मुझे कोई फिनोटाइप हो यानी कोई डिजीज़ हो. अगर तो कोई डिजीज़ है तो इस SNP को मैं कहूँगा पैथोजेनिक SNP है. लेकिन अगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अब भी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरा कोई प्रोटीन एबनॉर्मल नहीं हुआ, यानी ये ऐसे पॉइंट ऑफ DNA पर म्यूटेशन है जिससे मेरे फंक्शन पे या मेरे स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. अगर मामला ऐसा है तो हम कहते हैं कि इस तरह का जो SNP है तो अभी भी ये SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है. एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, A से T बन गया, लेकिन अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आइदर मैं इसको कहूँगा ये नॉन पैथोजेनिक है, या आई कैन ऑल्सो कॉल इट इज एब्सोल्युटली न्यूट्रल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. द इफेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द SNPs ऑन द डिजीज ससेप्टिबिलिटी इज वीक एंड इट रिमेन्स टू बी सीन इफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच वेरिएंट्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड टू डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज. सो एक SNP का होना इज नॉट अ बिग डील. यू हैव टू एक्चुअली सी कि जो SNP है, यानी अगर आप आज सीक्वेंसिंग कराएं ना, मतलब इसका पूरा एसेंस क्या है मैं आपको समझाऊं. एसेंस बड़ा मजे का है यार, ये सुन लो. यहाँ हम 1-2 मिनट लगा देते हैं ताकि ये बात वंस एंड फॉर ऑल आपको क्लियर हो जाए कि ये बातें कर क्या रहा हूँ. देखो, सपोज दिस इज मी और मैं गया कहीं और मैंने कहा यार मेरा पूरा ना जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर दो. सो दे सीक्वेंस्ड मी और सीक्वेंस करके उन्होंने मुझे बताया कि आपकी 1239 पोजीशन ऑफ जीनोमिक DNA पर एक वेरिएशन है, होना A चाहिए था लेकिन अब T है. तो अब मैं कहता हूँ हो मेरे अंदर तो म्यूटेशन मौजूद है और इस म्यूटेशन को मैं नाम दे रहा हूँ SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मौजूद है. तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मेरे अंदर वेरिएशन मौजूद है क्या ये पैथोजेनिक है, इससे कोई डिजीज़ होती है. मैं लिटरेचर सर्च करूँगा, डेटाबेसेस देखूँगा कि ये वाली पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर A की जगह T हो तो पैथोजेनेसिस होती है कि नहीं. अगर होती है तो दैट्स डेंजरस, पैथोजेनिक म्यूटेशन. लेकिन अगर कुछ नहीं होता मैं कहूँगा आगे बढ़ो यार, खैर है. तो सिर्फ SNP का होना काफ़ी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो SNP पैथोजेनिक है भी कि नहीं. ओके, दूसरी जो म्यूटेशन की कैटेगरी है उसका नाम है कॉपी नंबर वेरिएंट. देयर आर फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ DNA. दे कैन रेंज फ्रॉम 1000 bases to millions of bases in some instances. So it's not one nucleotide, it's like a stretch of DNA which is mutated. ठीक है, in some instances the loci like SNPs are biallelic but sometimes they are not, they have multiple alleles involved. और हम इसके examples पढ़ेंगे later on in this chapter. It is important to note that alterations in the DNA, which is what we call mutation, cannot by themselves explain the diversity of the phenotype. Moreover, the classic genetic inheritance cannot explain the differing phenotype in the monozygotic twins. And then the answer lies in the epigenetic point here. कि अगर कोई monozygotic twin है, monozygotic twin मतलब 100% identical genome, इसको अलग तरह की डिजीज़ होती हैं, इसको अलग तरह की डिजीज़ यार ये तो सेम होनी चाहिए, इनका जेनेटिक पैटर्न बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं. लेकिन भाई सिर्फ जीन से या सिर्फ SNP से या सिर्फ CNV से या सिर्फ म्यूटेशन से डिजीज़ आइडेंटिफाई नहीं होती. यानी अगर इसमें एक पर्टिकुलर SNP है और इसमें भी सेम वही SNP है, होगा ही, क्योंकि दे आर 100% आइडेंटिकल अनलेस कोई बाद में स्पोरेडिक म्यूटेशन नहीं हो गई. सो अगर जर्म लाइन हम बात कर रहे हैं तो इनको पेरेंट्स से तो एक ही DNA मिला है ना इन दोनों को. सो दे आर 100% आइडेंटिकल, लेकिन फिर भी इनमें डिजीज़ पैटर्न और लाइफ पैटर्न्स अलग अलग होंगे. पॉइंट ये है
कि सिर्फ जेनेटिक्स से आपकी हेल्थ डिफाइन नहीं होती, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, डाइटरी फैक्टर्स भी हैं, एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं। ऑल्दो इन दोनों का जीनोम बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इन दोनों का हो सकता है कि जो डीएनए के कंट्रोल मैकेनिज्म्स हों, यानी मीथाइलेशन, एसिटाइलेशन, जिनको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, वो इन दोनों में डिफरेंट होंगे। और जब वो डिफरेंट होंगे तो इनका हेल्थ आउटकम और डिजीज आउटकम दोनों का अलग अलग हो सकता है। सो these are all the basic concepts जो आपको पता होने चाहिए। See, very rich and hectic discussion. We started off with the genome that we have. You know now that non-coding regions are very, very important. You know different types of variations, which are SNPs and copy number variants. Now let us talk about the organization of your histone proteins, which is very important. And then we'll go and also discuss some concepts of gene editing, which is very important. So जैसे आप Word document खोलते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के आप कोई भी लेटर लिख के उसको एडिट कर सकते हैं, ऐसे आप जीन्स को भी इन द लेबोरेटरी यू कैन डू दैट। जीन एडिटिंग इट्स अ वेरी एडवांस फील्ड, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर हिस्टोन and the chromosomal material are actually organized. Even though virtually all the cells in the body have same genetic composition, differentiated cells have distinct structures and functions arising through lineage-specific programs of DNA expression. Such cell types, specific differences in DNA transcription and translation are regulated by epigenetics. मैं अब आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और ये बड़ी मज़े की बात है। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सीखी थी, और अब मैं ये हर एक से डिस्कस करता हूँ, हर लेवल पर, हर प्लेटफॉर्म पर। देखो, से फॉर एग्जांपल आई आस्क यू कि मुझे ये बताएं, इंसुलिन एक प्रोटीन है ना, ये इसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई डीएनए होगा, वो डीएनए बॉडी में कहाँ होता है? सो थिंक अबाउट इट। तो अक्सर स्टूडेंट जवाब देते हैं ऑब्वियसली इंसुलिन पैंक्रियाज में से निकलता है, तो ये वाला जो डीएनए होगा जो इंसुलिन बनाएगा वो पैंक्रियाज में होगा। दोबारा सोचो, ये इंसुलिन कौन से सेल्स में होगा? अब आप कहेंगे पैंक्रियाज के बीटा सेल में, क्योंकि बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन बनाना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस सवाल को मजीद ट्विस्ट करता हूँ, क्या ये इंसुलिन आपकी स्किन के सेल में इसका डीएनए मौजूद है? अब आप फंसिए मुश्किल में। कॉमन सेंस या कॉमन थिंकिंग ये कहती है कि स्किन में तो इंसुलिन नहीं बनता, तो जब स्किन में इंसुलिन नहीं बनता तो उसका डीएनए भी नहीं होना चाहिए। नो, दिस इज वेयर यू आर थिंकिंग रॉन्ग। हमारे हर सेल का जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो आइडेंटिकल है, यानी कहने का पर्पस ये है कि मेरे स्किन में जो सेल्स हैं इनका जीनोमिक मटेरियल एग्जैक्टली सेम है जो कि बीटा सेल्स हैं, लेकिन फिर भी इंसुलिन बीटा सेल्स में एक्सप्रेस होता है और स्किन के सेल में एक्सप्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो इंसुलिन का डीएनए है, यानी इंसुलिन की जो जीन है, वो बीटा सेल्स में अलग तरह से अरेंज होती है। वो अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ यूक्रोमैरिन। यूक्रोमैरिन का मतलब ये है कि वो एक्सपोज होती है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, इट इज़ ईजिली अवेलेबल फॉर मेकिंग इंसुलिन। लेकिन जब आप सेम रीजन को, इंसुलिन की जीन को स्किन के सेल में देखते हैं तो इट इज प्रेजेंट इन हेट्रोक्रोमैरिन। यानी हेट्रोक्रोमैटिन मतलब है ये बंद होती है, ये एक्सेसिबल नहीं होती इंजाइम्स को, ये ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती इंसुलिन में। सो द पॉइंट इज कि ऑल्दो वी हैव द सिमिलर जेनेरिक पैटर्न, हर सेल का एक्सप्रेशन प्रोफाइल अलग अलग है। स्किन के सेल में अलग तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, सच एज कैराटिन, सच एज अदर प्रोटीन्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस एंड इंटीग्रिटी। पैंक्रियाज में अलग तरह की जीन्स एक्सप्रेस होंगी। ऑल्दो जीन जो पैंक्रियाज में एक्सप्रेस हो रही है एग्जैक्टली वही जीन स्किन में भी है, स्किन में जो जीन एक्सप्रेस हो रही है एग्जैक्टली वही जीन पैंक्रियाज में भी है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं होती बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एपिजेनेटिक्स। वी कंट्रोल देम डिफरेंटली। सो क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली दो तरह के क्रोमैटिन आपको पता होने चाहिए, यूक्रोमैरिन and heterochromatin. So euchromatin is the active part which is exposed और वो easily transcribe होगा। So अगर कोई भी जीन यूक्रोमैरिन में है तो वो ट्रांसक्राइब होगी, प्रोटीन बनेगा। अगर उसी जीन को उठा के आप रख दें हेट्रोक्रोमैटिन में तो उसकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि वो छुपा है। ये बिल्कुल यार ऐसे समझो ना कि आपके पास एक पैसा जमा करने वाला बॉक्स है और ये बॉक्स में बहुत सारा पैसा है,
ठीक है। अगर ये बॉक्स खुला होगा तो पैसा निकल जाएगा, अगर ये बॉक्स बंद होगा तो पैसा नहीं निकलेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर क्रोमोसोम हैवीली अरेंज्ड होंगे तो उस हैवी अरेंजमेंट को, जिसका मतलब ये है कि वो छुपे हुए हैं, क्वाइल्ड हैं, एक दूसरे के साथ यूं जकड़े हुए, गुच्छा बना हुआ है, ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। इट्स इनएक्टिव। अब इसके अंदर जो भी जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होगी, उसमें से प्रोटीन नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, सो द होल प्रोसेस इज स्टॉप्ड। तो इंसुलिन की भी जीन अगर यहाँ है तो नहीं बनेगा इंसुलिन। लेकिन अगर कॉन्फर्मेशन ऑफ द डीएनए चेंज कर दें, अब क्रोमोसोम ऐसे खुला डुला हो गया, खुल गया, ये ऐसे टाइट बाउंड नहीं है, इजी लंबे लंबे थ्रेड्स, तो खुला डुला हो गया, दिस इज कॉल्ड यूक्रोमैटिन। अब यहाँ जो भी जीन है वो एक्सप्रेस होगी। सो अगर तो अब जरा मेरा जुमला सुनो, इंसुलिन की जीन पैंक्रियाज में यूक्रोमैटिन फॉर्मेट पर होती है, इसीलिए एक्सप्रेस होता है, इंसुलिन बनता है। लेकिन इंसुलिन की जीन स्किन के सेल्स में हेटेरोक्रोमैटिन की तरह अरेंज होती है, इसलिए वो इनएक्टिव होती है, एक्सप्रेस नहीं होती, स्किन के सेल में इंसुलिन नहीं बनता। स्किन के सेल में कोलेजन की जीन यूक्रोमैटिन होती है, वो अरेंज इस तरह होती है कि वो इजीली एक्सप्रेस हो सके, लेकिन पैंक्रियाज में वो हेटेरोक्रोमैटिन। सो वी कैन कंट्रोल के कौन सी जीन हमें एक्सप्रेस करनी है, कौन सी नहीं, बॉडी इस तरह से डिजाइंड है। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। लेकिन ये दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि व्हाट इज यूक्रोमैटिन एंड व्हाट इज हेटेरोक्रोमैटिन। ओके, और ये जो पूरा आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि डीएनए है, जो कि क्रोमोसोम्स हैं, ये इनको सारा क्वाइलिंग जो होती है ना इसकी, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन विच आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। Okay, so histones basically bind to the DNA and they make the shape either eucrotin or heterochromatin. Nucleosomes resemble the beads joined by the short DNA linkers and entire structure is generically known as chromatin. तो ये पूरा जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है, एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री का मेरा चैप्टर नंबर 1 अगर आप करेंगे, या फार्मा में मैंने कराया है, फिजियो में भी कराया है कि किस तरह से आपका डीएनए ऑर्गेनाइज होता है बाय द हिस्टोन्स एंड द लिंकर डीएनए एंड क्रोमैटिन क्या चीज़ है। तो अल्टीमेटली जो अरेंजमेंट है, इट्स आइदर हेटेरोक्रोमैटिन विच इज इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, यूक्रोमैटिन जो कि ओपन है, आओ मुझ में ट्रांसक्रिप्शन कराओ, मैं ओपन हूं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा, डीएनए मिथाइलेशन क्या चीज है? हाई लेवल्स ऑफ डीएनए मिथाइलेशन इन जीन रेगुलेटरी एलिमेंट्स टिपिकली रिजल्ट इन क्रोमैटिन कंडेंसेशन एंड ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग। यानी अगर डीएनए पर बहुत ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, डीएनए मिथाइलेशन होगी, तो आप एक्चुअली उस पार्ट ऑफ डीएनए को शट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। देन देयर आर हिस्टोन मॉडिफाइंग फैक्टर्स। न्यूक्लियोसोम्स आर हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर्स regulated by an array of proteins and, for example, chromatin remodeling complexes. For example, chromatin writer complexes looks very good, but the point is they can actually modify the expression profile. तो अगर ये हेटेरोक्रोमैटिन, फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ कि ये हेटेरोक्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाएगा यूक्रोमैटिन में एंड वाइस वर्सा। तो अगर मैं यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं एक्सप्रेशन को स्टॉप कर रहा हूँ, और अगर इनहेंस कर रहा हूँ यूक्रोमैटिन, और अगर मैं हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं जीन एक्टिविटी को साइलेंस कर रहा हूँ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हिस्टोन एसिटाइलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इट टेंड्स टू ओपन अप the DNA, जब इसको ओपन अप कर देगा तो it will convert the DNA into euchromatin shape and it will increase the process of transcription. DNA methylation ने हर चीज शट डाउन की थी, it stops everything. DNA acetylation increases gene transcription. Okay, then there are also things which can actually work as erasers, बाकायदा segments को बिठा देते हैं, so we'll work upon them. हम इनके बारे में बात करेंगे जब भी different sections में आएंगे। Okay, the mechanisms involved in cell-specific epigenetic regulation of genomic organization and gene expression are undeniably very, very complex. But despite the intricacies involved, learning to manipulate these processes will likely bear significant therapeutic benefit. सोचे ना, अगर मैं, for example, अब ना कितना important है यार ये, it's super important कि अगर मैं स्किन के सेल में इंसुलिन किसी तरह बनवाना शुरू कर दूं, क्योंकि पैंक्रियाज तो खराब हो गया ना डायबिटीज के पेशेंट में, so pancreas is no more working. How about starting gene expression in this particular cell जो पैंक्रियाज नहीं है? तो मेरा मसला हल नहीं हो गया। पैंक्रियाज जिसका काम इंसुलिन बनाना था अब वो नहीं बना रहा, लेकिन अगर मैं एडिटिंग कर सकूं, मैं मैनिपुलेशन कर सकूं, तो अब स्किन का सेल मेरे काम का हो गया। क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या साइंस इतनी एडवांस हो गई है? दैट्स अ क्वेश्चन एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। यू नो, वी आर ऑल द डे, यू सी thousands of research papers coming out and people are doing research and working to bring improvement in lives of millions of patients. Okay, so ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा बात क्या हो रही है। राइट, नाउ I have to take you through this very important concept of microRNA and
long non-coding RNAs. Another mechanism of gene regulation depend on the function of the non-coding RNAs. They are non-coding, so एक बात तय है कि इनसे प्रोटीन नहीं बनेगी भाई, because they are non-coding. As the name implies, these are encoded by genes that are transcribed but not translated. जिसका मतलब ये है कि प्रोटीन नहीं बनेगी. RNA बनेगा, लेकिन प्रोटीन नहीं बनेगी. Although many distinct families of non-coding RNAs exist, two examples are discussed here. They are small RNA molecules called the microRNA and long non-coding RNAs, which are usually more than 200 nucleotides in length. Okay, so both these, the microRNAs as well as long non-coding RNAs, they belong to the non-coding RNA family. Now, microRNAs क्या चीज़ है? mRNA जिसको कहते हैं, they are relatively short RNA. DNA से ही बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, बट दे आर शॉर्ट, 22 ऑन एवरेज इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. दे फंक्शन प्राइमरली टू मॉड्यूलेट द ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट mRNA into their corresponding proteins, so they are kind of regulatory in function. Post-transcriptional silencing of gene expression by miRNA is a fundamental and evolutionarily very conserved mechanism. यानी हमसे पहले भी organisms में ये बड़ा काम करते रहे हैं. Even bacteria have primitive version of the same general machinery. उनके पास भी miRNAs मौजूद हैं. The human genome contains about 6,000 miRNAs की जो genes हैं, only 3.5 fold less than the number of the protein coding region. So मतलब point ये है कि जितना सारा आपके पास protein coding number है, मतलब उसके मुकाबले में अगर आप देखें ना, तो 20,000 जीन्स आपके पास हैं जो प्रोटीन कोडिंग है, तो 6,000 ऐसी हैं जो miRNA को कोड करती हैं. तो इससे आइडिया ये होता है कि ये जो miRNAs हैं, they are pretty important. Moreover, individual miRNA appear to regulate multiple protein coding region. यानी एक miRNA का काम ये है कि जो ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, उसे कंट्रोल करे. ठीक है. And transcription of miRNA genes produce primary transcript, which is called the primary miRNA, that is processed into progressively smaller segments, including trimming by the enzyme dicer, जो final microRNAs develop करता है. This generate methylated single miRNA that associate with a multi-protein aggregate called the RNA-induced silencing risk. Subsequent base pairing between the miRNA strand and the target mRNA directs the risk to either induce messenger RNA cleavage or to repress the translation. In this way, target mRNA is post-transcriptionally silenced. So it's kind of inhibiting the translation. ओके, तो प्रोटीन रेगुलेशन को ये इस तरह कंट्रोल कर रहा है कि ये उनको इनहिबिट कर रहा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली. ट्रांसक्रिप्शन के बाद दे आर गोइंग टू स्टॉप देम फ्रॉम फर्दर मॉडिफिकेशंस. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सेम पाथवे, स्मॉल इंटरफियरिंग RNA which are called siRNA are short RNA sequences that can be introduced into the cells. They serve as substrate for dicer, और ये जाकर के भी प्रोटीन को साइलेंस करते हैं. तो अगर मुझे किसी सेल में फॉर एग्जांपल कोई मैं स्मॉल RNA सिंथेटिक इंटरजेक्ट कर दूं, तो ये एक पर्टिकुलर तरह की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकता है. सो दैट हैज बीन डन वेरी सक्सेसफुली इन विट्रो. ओके, ऑल्सो इन वीवो एनिमल्स में भी किया है. तो miRNA का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. व्हाट आर microRNAs? दे आर शॉर्ट लेंथ RNAs which usually inhibit protein post-transcriptional changes in the protein, so it kind of silence the whole protein synthesis system. Now, what is long non-coding RNA, LNC RNA? Number one, they are non-coding. They don't make protein. The human genome also contains a very large number, at least 30,000. Oh my God. ये तो even more than the protein coding region. So long non-coding RNA modulate gene expression by many ways. For example, they can bind to the regions of chromatin, restricting RNA polymerase access. तो ये भी RNA synthesis को रोक रहे हैं. The best known example is the repressive function of involves ZEST. So these are the details which I don't want you to remember. बस ये पता होना चाहिए RNAs हैं क्या और क्या काम कर रहे हैं. तो ये gene silencing कर रहे हैं basically. ठीक हो गई बात? ओके, किधर है भाई अगली हेडिंग जो मुझे करानी है इनको? दैट इज द जीन एडिटिंग. नाउ एक्साइटिंग न्यू डेवलपमेंट दैट, तो ऑलरेडी आपको मतलब इतना पता है कि अगर किसी सेल में मुझे एक प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है, आई कैन इंजेक्ट दीज siRNAs, शॉर्ट RNAs. ओके, दे विल डू द जीन साइलेंसिंग. जीन को एक्सप्रेस होने से रोकेंगे. गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू. Now, exciting new development that permit exquisitely specific genome editing stand to usher in an era of molecular revolution. Molecular revolution. Wow, I like this term. These advances come from wholly unexpected source, the discovery of clustered
regularly interspaced short palindromic repeats, the CRISPRs, and Cas or CRISPR-associated genes. They are linked genetic elements that endow prokaryotes with a form of acquired immunity to phages and plasmids. Now, bacteria use this system to sample the DNA of infecting agent, incorporating it into the host genome as CRISPRs. CRISPRs are transcribed and processed into an RNA sequence that bind and direct the nuclease Cas9 to a sequence, leading to its cleavage and destruction to the phage. Gene editing repurpose the whole process. बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो जीन एडिटिंग का पूरा मैकेनिज्म है ये एक्चुअली बैक्टीरिया यूज कर रहे होते हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस को हैंडल करने के लिए. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेके ये बिल्कुल ऐसे जैसे कौवे को उड़ता हुआ देखकर लोगों ने एरोप्लेन बना लिया ना कि भाई ये भी तो उड़ रहा है, एरोप्लेन भी उड़ सकता है. ऐसे बैक्टीरिया में ये सिस्टम ऑलरेडी यूज हो रहा है. सो जीन एडिटिंग भी इसी पूरे प्रोसेस को रिपर्पस करती है. एंड व्हाट इट डज इट uses artificial guide RNAs, which are called genomic, guide RNAs, sorry, not the genomic. The guide RNAs that bind to Cas9 and are complementary to the DNA. और as a result of this, वो बाकायदा एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. Repair of the resulting highly specific cleavage site can lead to somewhat random disruptive mutations in the target sequence, or the precise introduction of new sequence which can be inserted. Both the guide RNAs and Cas9 enzyme can be delivered into cells with a single easy built plasmid. मैं इसको बहुत आसान करके आपको बताऊं कि ये हमारा जीनोमिक डीएनए है. इसमें हम ब्रेक्स लगा के यहाँ पे म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं, कोई और चीज इंसर्ट कर सकते हैं. दैट इज द थिंग व्हाट इज वी कॉल जीन एडिटिंग. ऑब्वियसली जीन एडिटिंग आपको मैं इस एक छोटे से लेक्चर में 5 मिनट में 10 मिनट में 20 मिनट में नहीं समझा सकता. आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जीन एडिटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि एक एग्जिस्टिंग डीएनए में किस तरह ब्रेक्स करके कोई और पार्ट ऑफ द डीएनए लाया जा सकता है, या समटाइम्स म्यूटेशन इंड्यूस की जा सकती हैं ताकि उस म्यूटेशन से बनने वाला जो आरएनए हो वो हमारे पर्पस का आरएनए हो. अब वो कोई भी हमारा पर्पस हो सकता है. वी वांट टू किल द सेल, वी वांट टू मेक द सेल मोर प्रोलिफरेट, डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव व्हाट वी वांट टू डू. बट द जीनोमिक सीक्वेंसेस गाइस कैन बी edited, and that's the point of gene editing. Okay, we obviously need some tools. हमें नॉर्मल डीएनए की तरफ भेजने के लिए गाइड आरएनए चाहिए जो Cas9 सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे और डीएनए के साथ बाइंड करे. तो there is lot more detail to this, but at the moment I think that suffice. Okay, so that's all for now basically. तो आप इससे ज़्यादा परेशान ना हो. Now applications include inserting a specific mutation into the genome of the cell and then ये desirable आप effects produce कर सकें. तो मैंने बता दी ये बात आपको. Having said this, मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो जीन एडिटिंग का सिस्टम है, ये जो फिनोमिना है, it has not been 100% successful. यानी ऐसा नहीं है कि आज मैं लैब में जाकर के किसी की भी जीन में एडिट्स कर दूं और ये बड़ा आसान काम है. नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस. दिस टेक्नोलॉजी, द क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, इवन द क्रिस्पर कैस सिस्टम, ये स्टिल इन इट्स मैं कहूँगा कि infancy stage. Long way to go. But the point is that we have actually started this. So we have started doing the gene editing. And since gene editing has been started, obviously it will take us, by to big milestones basically. ऐसे कभी किसी ने यार पहली दफ़ा एंटीबायोटिक बनाने का भी सोचा होगा ना. आज देखें हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं. ऐसे कभी किसी ने एनेस्थेटिक्स बनाने का सोचा होगा. आज हमारे पास एनेस्थेटिक्स हैं. किसी भी काम को करने का पहला स्टेप होता है, उसके बारे में सोचें, करना शुरू करें. And by some time you get some success, so that sort of thing. So you now get an idea what we are talking about in this chapter. We are doing chapter number 1 of pathology, and the first thing that we did today was the genome of the cell. We talked about some very important concepts, guys, and I hope को आपको वो समझ में आ गए हैं. If you like the video, please share it with your colleagues, and आपसे बात होगी अगली किसी वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.